मैं हूं अदील इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। मैं आपको लेके चलता हूं 2004 में, जब इस्लामाबाद की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी इस्लामिक इंटरनेशनल ने मुझे बुलाया और कहा कि आप हमारे बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाइए। मैंने पूरा एक सेमेस्टर बच्चों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाई और उसके बाद उनको कुछ प्रोजेक्ट्स दिए। बच्चों ने प्रोजेक्ट में एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर्स बनाने थे और मुझे प्रेजेंट करने थे। मेरे पास एक बच्चा आया और उसने मुझे कहा कि उसने एक वर्चुअल डॉक्टर बनाया है। आप इसको अपने सिम्टम्स बताइए और ये आपको दवाइयाँ तजवीज़ करेगा। डॉक्टर ने मुझसे पूछा कि आपको क्या मसला है और मैंने लिखा आई एम फाइन, जिस पर डॉक्टर ने मुझे 6 किस्म के इंजेक्शंस बता दिए। मैं हंसने लगा और मैंने उस बच्चे को कहा कि ये सॉफ्टवेयर तो ट्यूरिंग टेस्ट पास नहीं कर सकेगा। बच्चे ने मुझसे पूछा ट्यूरिंग टेस्ट वो क्या होता है। 1950 में एक बहुत बड़े कंप्यूटर साइंटिस्ट जिनका नाम एलन ट्यूरिंग था, उन्होंने एक रिसर्च पेपर लिखा और उस रिसर्च पेपर में उन्होंने बताया कि कैसे हम ये डिटरमिन कर सकते हैं कि मशीनें सोचती हैं या नहीं, उनका थिंकिंग प्रोसेस चलता है कि नहीं, और उसके लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट दिया। इस एक्सपेरिमेंट को हम ट्यूरिंग टेस्ट कहते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में आपके पास एक इन्विजिलेटर है जिसे हमने सी से जाहिर किया है, एक आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर है या हार्डवेयर है जिसे हमने ए कहा है, और एक इंसान है जिसे बी कहा है। सी को ए और बी दोनों नज़र नहीं आ रहे क्योंकि वो किसी और कमरे में हैं। सी ने सवाल पूछ कर ये अंदाज़ा लगाना है कि इन दोनों में आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर कौन सा है और इंसान कौन सा है। और इस सॉफ्टवेयर ने अपने आप को एक ह्यूमन, एक इंसान जाहिर करना है, तो इसने ब्लफ करना है सी को। और अगर सी बूझने में नाकाम हो गया कि ए ही आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट सॉफ्टवेयर है, तो ये सॉफ्टवेयर इंटेलिजेंट कहलाएगा क्योंकि इसने ऐसे जवाब दिए जो कि एक इंसान ही दे सकता है। इसे हम ट्यूरिंग टेस्ट कहते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वर्ड सबसे पहले जॉन मैकार्थी ने 1956 में इस्तेमाल किया और उन्होंने हमें बताया कि कुछ मशीनें ऐसी बहुत जल्द आएंगी जो इंसानों की तरह सोचने की भरपूर सलाहियत रखेंगी। अलीज़ा सॉफ्टवेयर 1964 में बना, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट सॉफ्टवेयर था। अगर आप इसको अपने मसले बताते तो ये आपको थेरेपी दे सकता था और इसे MIT ने बताया था। पर अगर मैं अलीज़ा को ये कहूँ कि टमाटर की चटनी कैसे बनानी है तो अलीज़ा के पास जवाब नहीं होगा। शेकी भी एक ऐसा ही आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट रोबोट था जो चीज़ों को उठा कर अपनी जगह पर रखता था। यहाँ पर मैंने आपको उस टीम की तस्वीर दिखाई है जिसने शेकी को बनाया है, लेकिन अगर मैं शेकी को कहूँ कि टमाटर की चटनी कैसे बनानी है तो शेकी को पता नहीं चलेगा। अब हम आते हैं 1980s में, जब गैरी कैस्परोव, जो कि शतरंज की दुनिया के वर्ल्ड चैंपियन है, उन्हें एक सॉफ्टवेयर जिसका नाम डीप ब्लू है वो हरा रहा है। ये सॉफ्टवेयर IBM ने बनाया है और आपको जान के हैरानी होगी कि पहली मर्तबा किसी भी सॉफ्टवेयर ने इंसान को शतरंज में हरा दिया। लोग बहुत हैरान हैं, लेकिन अगर आप डीप ब्लू से पूछें कि टमाटर की चटनी कैसे बनानी है तो डीप ब्लू भी अपना सर गैरी कैस्परोव की तरह पकड़कर बैठ जाएगा। और उसकी वजह यह है कि जितने भी रोबोट्स हमने पिछली सदी में बनाए वो रूल बेस्ड रोबोट्स थे, सॉफ्टवेयर्स थे। उनको हम रूल्स देते थे, स्टेटमेंट्स देते थे, लॉजिक्स देते थे, और अगर उस लॉजिक के बाहर कोई सवाल पूछा जाता था तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता था। इसीलिए इनको हम AI बेस्ड रोबोट्स नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इंसान को ले लीजिए, इंसान वक्त के साथ साथ इवॉल्व होता है, एवोल्यूशन के दौर से गुजरता है। जिस तरह जानवर एवोल्यूशन के दौर से गुजरते हैं, इंसान जब पहले दुनिया में आया तो उसका दिमाग बहुत मुख्तलिफ था, लेकिन वक्त के साथ साथ इंसान ने इवॉल्व किया और उसका दिमाग बहुत ज़्यादा बदल गया। उसमें लर्निंग कैपेसिटी आ गई। हमारे दिमाग में ट्रिलियंस, लाखों करोड़ों कनेक्शंस हैं जो कि छोटे छोटे सेल्स मिलकर बनाते हैं। दिमाग के सबसे छोटे सेल को न्यूरॉन कहा जाता है और इनके बीच में ट्रिलियंस ऑफ कनेक्शन होते हैं।
तो अगर किसी तरीके से हम दिमाग की प्रोसेसिंग को यूटिलाइज कर सकें सॉफ्टवेयर्स में, तो हमारे सॉफ्टवेयर भी इंटेलिजेंट हो जाएंगे, आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट होंगे। मसलन अगर आप यहाँ पर बेसिक यूनिट देखें दिमाग का, तो आपको एक न्यूरॉन सेल दिखाया गया है जिसके डेंड्रॉइड्स हैं जिससे कनेक्शन बनते हैं। उसके बाद हमारे पास एक सेल है जहाँ पर डिसीजन होता है, और फिर हमारे पास एक्सॉन है जहाँ पर डिसीजंस आउटपुट की सूरत इख्तियार कर लेते हैं। तो इनपुट डेंड्राइट्स पे आती हैं, डिसीजन न्यूक्लियस में होता है और आउटपुट एक्सॉन पर चली जाती है। तो इसी तरीके से हम एक फ्लो चार्ट बनाते हैं जिसमें हमारे पास इनपुट्स हों और उसके बाद डिसीजंस हों, और उस डिसीजंस पर बेस करके हम एक आउटपुट ले सकें। क्योंकि दिमाग में लाखों करोड़ों, इसीलिए इस इंटेलिजेंस के यूनिट सेल को हम बार बार अगर आपस में कनेक्ट करें तो हमारे पास एक न्यूरल नेटवर्क बन जाता है जिस पर आजकल बहुत ज़्यादा रिसर्च होती है। पहली लेयर न्यूरल नेटवर्क की इनपुट लेयर होती है जहां पर आप इनपुट देते हैं, बीच में हिडन लेयर्स होती हैं और फिर फाइनली हमें आउटपुट मिल जाती हैं। न्यूरल नेटवर्क्स की एक इनपुट मल्टीपल स्टेजेस से कनेक्ट हो सकती है। तो जब इनपुट किसी और स्टेट में जाती है तो हम उसे किसी वेट या किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। मैं इस पर बहुत तफसीली वीडियो फ्यूचर में बनाऊंगा ताकि आपको न्यूरल नेटवर्क समझा सकूं। न्यूरल नेटवर्क्स का फ़ायदा यह है कि इनको हम ट्रेन कर सकते हैं। इनको रूल बेस्ड प्रोग्रामिंग की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि इनको हम ट्रेन कर सकते हैं। मसलन एक न्यूरल नेटवर्क जो मैंने बनाया है वो कुत्ते और बिल्ली की शक्ल देखकर अंदाज़ा लगा लेता है कि क्या ये कुत्ता है या बिल्ली है। इससे काम लेने से पहले हमें इसको ट्रेन करना पड़ेगा। इसको बहुत से कुत्तों की और बहुत सी बिल्लियों की तस्वीरें दिखानी पड़ेगी जिससे ये अपने वेट्स की ट्यूनिंग करेगा, अपने पैरामीटर्स की ट्यूनिंग करेगा, लर्निंग करेगा, और लर्निंग करने के बाद ये ऑप्टिमाइजेशन करने के बाद हमें बेहतरीन रिजल्ट्स देगा। तो इसका मतलब यह है कि न्यूरल नेटवर्क्स में आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत है, और न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा डाटा की ज़रूरत है। आज दुनिया में हमारे पास बहुत ज़्यादा डाटा है जिसे हम बिग डाटा कहते हैं। तो जैसे ही मेरे पास डाटा आएगा मेरा न्यूरल नेटवर्क एक्सपीरियंस्ड होता रहेगा और वो उस डाटा की बुनियाद पर लर्निंग करता रहेगा और उसकी इंटेलिजेंस खुद ब खुद बढ़ती रहेगी। इसी वजह से वो अननोन प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकेगा। तो न्यूरल नेटवर्क्स आपको ज़रूर कुछ ना कुछ बताएगा कि टमाटर की चटनी कैसे बनाई जा सकती है। और जैसे ही हम न्यूरल नेटवर्क्स या डीप लर्निंग पर गए तो हमारे सॉफ्टवेयर्स ने बहुत बेहतर परफॉर्म करना शुरू कर दिया। मैं आपको लेके चलूंगा IBM वाटसन की तरफ, जो कि एक AI बेस्ड सॉफ्टवेयर है जिसे IBM ने डिज़ाइन किया है। और 2011 में वाटसन ने अमेरिका का सबसे बड़ा क्विज शो जेपर्डी को जीता। 2 बड़े चैंपियंस को हराकर $1 मिलियन कमाए। इसी तरीके से अल्फागो की बात करते हैं जिसने एक बहुत मुश्किल गेम में उस वक्त के चैंपियन को बआसानी हरा दिया। लेकिन इन तमाम सॉफ्टवेयर्स में अगर यूजीन गोस्टमैन की बात ना की जाए तो ज़्यादती होगी, क्योंकि ये पहले ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो कि एक 13 साला बच्चे को डिपिक्ट करते हैं और इन्होंने ट्यूरिंग टेस्ट को पास कर लिया है। गोया कि इस पर कुछ कंट्रोवर्सी है, पर दुनिया का पहला सॉफ्टवेयर जिसने 100 में से 33 इन्विजिलेटर्स को ये यकीन दिला दिया कि वो इंसान है, आपके सामने इस वक्त मौजूद है। तो क्या ये हमारे लिए बहुत बड़ी खबर है, बड़ी खुशी की खबर है कि हमारे सॉफ्टवेयर आहिस्ता आहिस्ता लर्निंग कर रहे हैं और वो आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट हो रहे हैं। मैं आपकी तवज्जो दिलाऊंगा इस चिंपैंजी की तरफ। इस चिंपैंजी और मेरे DNA के बीच में सिर्फ 4% का फ़र्क है। 96% DNA मेरा और चिंपैंजी का एक जैसा है, लेकिन इस 4% के फर्क को अगर आप इंटेलिजेंस स्टेयरकेस पर देखें तो मेरा और चिंपैंजी का इंटेलिजेंस में बहुत ज़्यादा फर्क है। मैं अगर इंटेलिजेंस स्टेयरकेस के बीच में हूं तो चिंपैंजी 2 सीढ़ियां नीचे है और मुर्गी 4 सीढ़ियां नीचे है, जबकि चूंटी बहुत ही नीचे है। और इससे आपको अंदाज़ा होगा कि चूंटी कम इंटेलिजेंट है, मुर्गी उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, चिंपैंजी उनसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है, और हम इंसान इस वक्त इंटेलिजेंस में स्केल के बीच में हैं। इन 2 सीढ़ियों का फ़र्क आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आप एक घर बनाते हैं तो चिंपैंजी को बिल्कुल नहीं मालूम होगा कि वो घर कैसे बनाया गया है। अगर आप चिंपैंजी से कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं तो चिंपैंजी आपसे कम्युनिकेट नहीं कर सकेगा, उसको आपके तौर तरीकों के बारे में बिल्कुल मालूम नहीं है। तो आपके नज़दीक चिंपैंजी कुछ खास अकल नहीं रखता।
अब इमेजिन कीजिए आज के रोबोट्स जो कि चींटी से भी कम इंटेलिजेंट हैं, लेकिन इनमें एक खासियत हमने दे दी है और वो खासियत डीप लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क्स की वजह से आई है, जिसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। और ये रोबोट आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद सीखना शुरू हो जाएंगे। तो एक वक्त ऐसा आएगा और वो वक्त बहुत जल्दी आएगा कि ये रोबोट्स हमसे इंटेलिजेंस स्टेयरकेस में बहुत ऊपर चले जाएंगे। और उसकी वजह यह है कि इनके पास बहुत ज़्यादा डेटा है और रोबोट्स का नेटवर्क बहुत बड़ा है। तो अगर ये रोबोट्स हमसे इंटेलिजेंस में 5, 6, 8 स्टेयरकेस ऊपर चले गए तो इनके नज़दीक हमारी इंटेलिजेंस चींटियों से ज़्यादा नहीं होगी। तो उस वक्त क्या ये हमारी बात मानेंगे या हमें इनकी बात मानना पड़ेगी? इसी तरीके से कहा जाता है कि हम एलियंस को इसलिए दरियाफ्त नहीं कर पा रहे क्योंकि शायद वो इंटेलिजेंस में हमसे बहुत ज़्यादा ऊपर हैं, बहुत ज़्यादा आगे हैं, और इस वजह से चिंपैंजी की तरह हम उनसे कम्युनिकेट नहीं कर पाते क्योंकि उनके लिए हम चिंपैंजी हैं। मैं इसी कॉन्सेप्ट को एक और तरीके से बताता हूँ। एक इंसान का एवरेज IQ 70 से 130 पॉइंट्स के बीच में लाई करता है। लेकिन अब आप इमेजिन कीजिए कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसका IQ 100,000 गुना ज़्यादा है हमारे IQ से, तो क्या इंसान की इंटेलिजेंस उसका मुकाबला कर सकेगी? क्योंकि वो हमसे बहुत ज़्यादा IQ रखने वाला इंटेलिजेंट रोबोट होगा। तो हो सकता है कि आज की जितनी भी मूवीज़ में हमें दिखाया जा रहा है कि रोबोट्स इंसान को ख़त्म करने पर तुल गए हैं, ये हकीकत का रूप धार ले। और ये मैं नहीं कहता बल्कि दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट जिनमें स्टीफन हॉकिंग्स और इलॉन मस्क शामिल हैं, वो भी इस ख़तरे का इजहार बरमला कर चुके हैं। तो फिर इन रोबोट्स का फ्यूचर में हम कैसे मुकाबला कर रहे हैं? क्या हम अपने हाथों से अपनी ही नस्ल की मौत लिख रहे हैं, या हम ये समझते हैं कि हम कुछ ऐसा कर पाएंगे कि ये रोबोट हमसे दोस्ताना बिहेवियर रखेंगे, कि ये रोबोट्स हमारे ऊपर हुकूमत नहीं करेंगे बल्कि हमारी बात मानेंगे? आप बताइए, आपके ख्याल में क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे लिए ख़तरे का सबब बन सकती है, या वो कौन सा तरीका है जिससे हम इस तरक्की को रोकें भी ना और उस पर काबू भी रखें? तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कमेंट्स में कीजिए।